जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। झारखंड में 2 चरण में विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा और राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों में 2 चरणों में मतदान संपन्न किया जाएगा। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा, यानी फर्स्ट फेज़ की वोटिंग 13 नवंबर को होगी और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। 23 नवंबर को मतगणना होगी और उस दिन परिणाम सामने आ जाएंगे कि झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। पहले फेज़ के लिए 18 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन होगा, यानी पहले चरण के चुनाव के लिए जो अधिसूचना है वो 18 अक्टूबर को जारी होगी और 25 अक्टूबर तक पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी होगी, यानी नामांकन पत्र की जांच की जाएगी और 30 अक्टूबर तक नाम वापसी की जा सकती है, यानी जो कैंडिडेट नामांकन भर चुके हैं पर चुनाव से नाम वापस लेना चाहते हैं वे 30 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरे फेज के लिए 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 29 अक्टूबर तक नॉमिनेशन किया जा सकेगा। 30 को स्क्रूटनी होगी, यानी जांच होगी और 1 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे महाराष्ट्र की सभी सीटों के लिए और 23 नवंबर को मतगणना होगी, यानी 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों के, दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। और ये जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। दोस्तों, झारखंड में जो 2 चरण में चुनाव होने हैं 13 और 20 नवंबर को, उसमें पहले फेज में 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 38 सीटों पर डाले जाएंगे। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। सभी 81 सीटों पर मतदान होगा, सभी 81 सीटों पर चुनाव भी होंगे और इसके लिए पहले फेज में 43 और दूसरे फेज में 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। पहले फेज में कोल्हान प्रमंडल की सभी 14 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। पलामू प्रमंडल की सभी सीटों पर, यानी 11 सीटों पर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की कुछ सीटों पर होगा। तो पहले फेज में जो 43 सीटें हैं उसमें 11 सीटें तो पलामू प्रमंडल की हैं, 14 सीटें कोल्हान प्रमंडल की हैं। तो 11 और 14 25 सीटें हो गई और जो बाकी सीटें हैं वो 43 सीटें वो दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल की भी हैं। और दूसरे फेज में संथाल परगना की सभी 18 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर की भी कुछ सीटों पर चुनाव होगा। मैं आपको बता देता हूं कि पहले फेज में किस पर चुनाव होगा और दूसरे फेज में किन सीटों पर चुनाव होगा। पहले फेज में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें है कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया जो एससी के लिए सुरक्षित है, चतरा जो एससी के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा बहरागोड़ा, घाटशिला एसटी रिजर्व सीट, पोटका की एसटी रिजर्व सीट, जुगसलाई की एससी रिजर्व सीट, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके की सुरक्षित सीट। इसके अलावा मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार की एससी रिजर्व सीट पर। उसके अलावा पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर की एससी रिजर्व सीट है। हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर, इन 43 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा, यानी 13 नवंबर को यहाँ वोट डाले जाएंगे। इनमें आप अगर बात करें तो झारखंड में कुल 9 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं और इन 9 सीटों में से मैं आपको बता देता हूँ, तो इन 9 सीटों में से 6 सीटें ऐसी हैं अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित जिन पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। कुल 28 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। इनमें से पहले चरण में जो जिन सीटों पर मतदान होगा उनमें 20 सीटें हैं, यानी 8 सीटें सिर्फ रह जाएंगी
अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 28 सीटों में 20 सीटों पर पहले चरण में वोट डाल दिए जाएंगे और अनुसूचित जाति के लिए जो 9 सीटें आरक्षित हैं उनमें से 6 सीटों पर पहले चरण में ही मतदान हो जाएगा, यानी ज़्यादातर सुरक्षित सीटों पर पहले चरण में मतदान करा लिया जाएगा। ऐसा निर्वाचन आयोग का जो वक्तव्य है वो बता रहा है हम लोगों को। इसके अलावा दूसरे चरण में जो सीटें हैं, जो 38 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पुड़ैयाहाट, गोड्डा, महगामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ की एससी रिजर्व सीट, देवघर की एससी रिजर्व सीट, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदन क्यारी की एससी रिजर्व सीट, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बाघमारा, सिल्ली और खिजरी की सीट शामिल है। तो 8 एसटी रिजर्व की सीटें हैं इस चरण में और 3 एससी रिजर्व सीटें हैं। तो इस तरह का चुनाव प्रोग्राम है। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 6 दिन बाद यानी 7वें दिन दूसरे चरण का मतदान होगा 20 नवंबर को। और मतगणना में भी ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 20 नवंबर को पोलिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना है। बीच में सिर्फ 2 दिन का समय मिलेगा जिसमें एग्जिट पोल वगैरह आएंगे। तो दोस्तों, चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में यानी झारखंड में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। आज इस वीडियो में और चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और ये हमारे एक निरंतर नियमित रेगुलर मेहमान हैं, पंकज प्रसून जी हैं। और आइए पंकज प्रसून जी से जुड़ते हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ पंकज प्रसून जी जुड़ गए हैं। आपने इनको लंबे समय से देखा है अलग अलग माध्यमों से और इनकी जो बेबाक राय है इनसे आप वाकिफ हैं। आज शुरू करेंगे। झारखंड में चुनाव की घोषणा हो गई है। झारखंड में चुनाव का बिगुल बज गया है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा और 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। प्रसून जी से जानना चाहेंगे कि आखिर ये 2 चरणों में क्यों रखा गया, क्योंकि पहले हमने देखा कि लंबा मतदान चलता था। 3 चरण से लेकर 5 चरण तक झारखंड में वोटिंग होती थी। क्योंकि नक्सल भी एक समस्या होती थी, जहां पोलिंग पार्टी को और सुरक्षा बलों को हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करना पड़ता था, फिर उनको एयरलिफ्ट करके ले जाना पड़ता था। ये सब बहुत समस्याएं आती थी। तो ये जो 2 चरण में चुनाव रखा गया है, इसके क्या फायदे होंगे और इसके पीछे क्या कारण है, जरा पंकज जी से समझते हैं। जी, सबसे पहले बात तो यह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है, इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव और झारखंड में सिर्फ 2 चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, नक्सलियों की समस्या भी कम हुई है। तो सरकार एक तरह से ये मैसेज भी देना चाहती थी कि पहले से हालात बेहतर है। कानून व्यवस्था के फ्रंट पर देखिए हम कितना शॉर्ट में चुनाव करवा रहे हैं। विपक्षी दलों की भी यही मांग थी। पिछली बार बहुत सारे फेज जब होते थे तो विपक्षी दल ये कहती थी कि लंबा जानबूझ के खींच रहे हैं बीजेपी वाले, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उनके पास मैन पावर ज्यादा है, तो कम चरणों में होता तो हमें फायदा होता। तो इसलिए उनकी मांग भी एक तरह से पूरी किया है चुनाव आयोग ने कि अब तो कोई शिकायत नहीं है। अब तो पूरे महाराष्ट्र के 288 सीटों पर एक दिन चुनाव है 20 नवंबर को, और झारखंड में भी जो 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और 23 को पूरे एक साथ रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अब तो आपकी कोई शिकायत नहीं होगी कि अब तो एक साथ चुनाव करवा रहे हैं। तो उन्हें भी अब बोलने का मौका नहीं दिया। कानून व्यवस्था की स्थिति जो केंद्र मैसेज देना चाहती थी वो है। दूसरी बात यह है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन इस तकनीकी युग में वो आसान हुआ है। पहले सब कुछ एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना पड़ता था। अब ये क्या है कि सिर्फ अब मैन पावर ट्रांसफर करना पड़ता है, बाकी सारी चीजें टेक्नोलॉजी के सहारे ये अपने आप हो जाती हैं। तो ये एक आसानी वो भी हुई है। इस वजह से भी कम चरणों में अब हाल के दिनों में देख रहे हैं चुनाव हो रहा है। ये देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि चुनाव जितना लंबा खींचता था उतना ज्यादा पैसे रिसोर्सेज लगते थे, तो उस दृष्टिकोण से भी बचेगा। तो कुल मिला के मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को कोई शिकायत होनी चाहिए, खास करके चरणों को लेकर बहुत कम दिन का वक्त दिया गया है। देखिए 13 नवंबर को पहला चरण, झारखंड के पर्सपेक्टिव में जब बात करूं तो आज 15 तारीख है, 1 महीने से भी कम है पहले चरण के चुनाव में, और 23 नवंबर तक सब कुछ खत्म हो जाना है।
मतलब कि 15 38 दिनों में ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी पूरी आज से। प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। तो कितना फास्ट है ये, इस जी लिहाज से भी देखिए। और एक मोमेंटम भी बनता है कि चलो एक साथ हो गए। ऐसे लंबा खींचने के कारण लोग भी बोझिल होते हैं, थकते हैं, जी जी नेता भी थकते हैं, और जो उनके समर्थक है वो भी। नैरेटिव बिल्डअप का भी जो कार्यक्रम चलता है वो भी थोड़ा सा, पहले फेज में क्या नैरेटिव था, अंतिम फेज आते आते तक लोग भूल जाते थे। तो उस जी जी। लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि अब जो भी होगा एक ही दिन पत्रकारों हो। के लिए पत्रकारों के लिए थोड़ी मुश्किल होगी जरूर, क्योंकि थोड़ा समय मिलता था अलग अलग चरणों में, तो कवरेज करने में आसानी होती थी। लेकिन जी, बाकी जिनके पास जो बाकी जो वोटर है उसके लिए तो अच्छा है कि बाद 20 तारीख को आपने वोट डाला, 23 को रिजल्ट आ गया आपके पास, तो ये उत्सुकता बनी रहेगी और ज्यादा बोझिल नहीं होगा। आपने सही कहा इस बारे में। तो हम लोग इस चीज पे आगे पत्रकारों के बढ़ते हैं, लिहाज जैसा से मैं मैं देख बताऊं, रहा जिनके था। पास कम मैन जी पावर है, जैसे जी कि छोटे चैनल्स हो गए, छोटे यूट्यूबर्स हो गए, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है कि कैसे 81 कवर करेंगे इतना दिनों में जी झारखंड में। और 288 कवर करना तो और ज्यादा मुश्किल है। ऐसे चरण बाई चरण होते थे, तो जहां पे चुनाव है 2 4 10 सीटें, वहां जाके अपना घूम लिया, फिर अगले चरण में घूम लिया, फिर ये। अब सिर्फ 2 चरणों में सारा कुछ कवर करना है, और 38 दिनों में 81 विधानसभा कवर करना है, अगर आप जेन्युइनली ग्राउंड रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो। और नहीं, बाकी कुछ चीजें कुछ खास जर्नलिस्ट हैं जो दिल्ली वगैरह से, नोएडा वगैरह से आते हैं अपना नैरेटिव जी। सेट करने, उनको थोड़ी दिक्कत होगी मुझे लगता है। नहीं, वो लोग देखिए, उन लोग का तो हर कोई अब तो धीरे धीरे लोग चेहरा पहचानने लगे हैं। अब जी जी सही आपने कहा, इस बार वो हर चुनाव में आप देखेंगे ना, तो वो खुद ही घूमते थे और कुछ कुछ सीटों पे वो अपना नैरेटिव सेट करते जाते थे। इस बार थोड़ा सा हम्म। महाराष्ट्र को लेकर उन्हें ज्यादा निराशा है, क्योंकि देखिए झारखंड में तो फिर भी 81 है, 2 चरण है, तो 2 4 10 सीट पे, 5 5 सीट पे भी घूम लिया, तो 10 सीट पे असर डाल सकेंगे वो, उन्हें ऐसा लगता जी है। हालांकि जनता को अब इनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जनता के पास बिल्कुल। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं न्यूज गैदर करने के। आपका भी सुनेगा, दूसरे का भी सुनेगा, तीसरे का भी सुनेगा, चौथे का भी, और कुछ अपना भी दिमाग लगाएगा। लेकिन इन्हें ऐसा लगता था कि वो अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और उसके एवज में पैसे वगैरह भी लेते थे कहीं ना कहीं से। हाँ, जी अब जी। एक चरण में पूरे 288 सीटें महाराष्ट्र है, अब क्या करेंगे? विदर्भा का करेंगे हम्म। तो मराठवाड़ा छूटेगा, मराठवाड़ा करेंगे तो कोंकण छूटेगा। हाँ। ज्यादातर इस बार देखिएगा उस तरह के चैनल सिटीज में ही घूमेंगे। मुंबई जा जी जी सकेंगे, पुणे जा सकेंगे, नागपुर जा सकेंगे, ऐसे भी बहुत ज्यादा रूरल एरिया में इनकी पैठ होती नहीं। और रूरल एरिया में इन जैसे मीडिया कर्मियों से, जो नैरेटिव बिल्डर्स हैं, उनसे बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। वहां का अपना कास्ट कॉम्बिनेशन है, अपने नैरेटिव्स हैं, ग्रामीण क्षेत्रों जी का जी इलाका है। और झारखंड तो ऐसे भी लोकलाइज्ड इलेक्शन होता है। आपको बिल्कुल। लिट्टीपाड़ा में क्या हो रहा है, वो आप जाके मनोहरपुर में पूछिए, कोल्हान में, उनको अरे संथाल है, बहुत दूर है, तो बहुत ज्यादा हम्म। असर नहीं पड़ता। तो बिल्कुल यहाँ विधानसभा वाइज विधानसभा, मोटा मोटी अगर जनरल सीटों को और शहरी सीटों को छोड़ दे, तो हर रूरल सीट का एक अपना समीकरण है, एक अपना नैरेटिव है, वो आस पड़ोस से किसी से प्रभावित नहीं होता। जी जी। एक अच्छी बात मैं जो देख रहा था अभी, जो 43 सीटों पर 45 सीटों पर होना है पहले फेज में, और 38 सीटों पर होना है दूसरे फेज में। और ये जो सीटें इलेक्शन कमीशन ने इस बार बांटी हैं, कि एक ही इलाके में है ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ इस जिले में है कुछ उस जिले में, ऐसा नहीं है। एकदम राज्य को लगभग आधे में बांट दिया है, और आधे आधे राज्य में चुनाव होंगे। खास बात यह है कि 28 ट्राइबल रिजर्व सीटों में से करीब मुझे लगता है कि 20 सीटों पर पहले फेज में चुनाव हो जाएगा, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए जो 9 सीटें हैं, उनमें 6 सीटों पर पहले फेज में हो जाएगा। यानी जो रिजर्व सीटें हैं, उनमें ज्यादातर सीटों पर पहले फेज में ही चुनाव करा लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी इस तरह से बनाया गया है कि जो रिजर्व सीटें हैं, उन पर ज्यादातर सीटों पर पहले चरण में चुनाव करा लिया जाएगा। तो इससे क्या लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में, और इससे किसको इससे ज्यादा लाभ मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा या इंडिया अलायंस को मिलेगा? नहीं, देखिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के दृष्टिकोण से ये आसान पड़ता है। अब बताइए हम्म। कि वही सीआरपीएफ के जवान आज पता चला दुमका में हैं, कल पता चला अगले जमशेदपुर आना पड़ेगा, फिर पता चला पलामू जाना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल था। अब क्या है कि एक एरिया में पूरे लोकलाइज्ड हो जाएंगे, पहले तुम आधा हम्म। करवा लो और फिर वहां से मूव कर जाओ दूसरे एरिया में। सिर्फ 2 बार जी इधर उधर उन्हें करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से बहुत पैसे की बचत होती है, उनके रहने खाने, बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन, इस सब के लिहाज से। तो चुनाव आयोग का मुख्य मकसद यह है कि हम कम से कम पैसे में ज्यादा इफेक्टिवली चुनाव करा सके, और किसी को बहुत ज्यादा शिकायत भी नहीं हो, इस लिहाज जी से भी। तो ये जो ज्योग्राफिकल आप बाउंड्री कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। आधे राज्य में
अगर देखिए आप पहले चरण में कहाँ है, पूरे पलामू से शुरू करेंगे और दक्षिणी छोटा नागपुर, पूरा गुमला, सिताई वगैरह ये सब होते हुए पूरा कोल्हान वो पूरा कवर कर ले रहे हैं फर्स्ट फेज में। जी। और दूसरे फेज में सीधे संथाल उधर चले गए, गिरिडीह मतलब वो से लेके भावनाथपुर हाँ से शुरू करते हैं और बहरागोड़ा पे जाके खत्म करते हैं। ये पूरा बिल्कुल इलाका उन्होंने एक कवर बिल्कुल किया। पहला पेज देखिए कि एक लाइन में है सब, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है रिसोर्स मोबिलाइजेशन के दृष्टिकोण से। नेताओं के लिए भी अच्छा है, प्रचार करने उतरेंगे तो पता चला एक दिन में 2-3 पहले चरण के सीटों को कवर कर लेंगे। और ये ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ इजी है। अब बताइए कोई आदमी पहले पलामू किया और आगे बढ़ गया, पता चला कि वो लोहरदगा, लातेहार हुए, गुमला, सिसाई, सिमडेगा आया, सिमडेगा से वो कोल्हान में उस तरह घुमा, खूंटी, तोरपाई सब करते हुए पूरा, मतलब कि उनके लिए भी आसानी है ये। अब पता चला दौड़ दौड़ के इधर उधर कूदना पड़ता था उन्हें। पार्टियों के लिए भी आसानी है, जो बड़े स्टार प्रचारक बाहर से आते हैं उनके लिए भी मुझे लगता है कि बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल हाँ, लेकिन ये जो अभी जो एक तो इतना कम दिन मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अब तो जो सीटों को लेकर बातचीत है वो भी मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में ये फाइनलाइज हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तो पहली सूची आ जाएगी। और कहा जा रहा है, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि 43 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है, तो कम से कम 43 की सूची तो आ ही जानी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आपको जो सूचना है आपके पास, वो कब तक आ जाएगी ये सूची? जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। और हेमंत बिश्व शर्मा ने जब झारखंड आए थे तो 2 दिन पहले ही कहा था कि जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा 24 घंटे के अंदर हम मैक्सिमम सीटों पे कैंडिडेट दे देंगे। मैक्सिमम मतलब सही में मैक्सिमम है वो। आप तो सिर्फ 40-42 सीटों की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि पहली लिस्ट में पहले चरण की तो सारी सीटें आएंगी ही आएंगी। और जो दूसरे चरण में होने वाले हैं, जो ट्राइबल सीटें हैं, संथाल की सीटें, वो सब में भी जहां पे कोई विवाद न हो उस तरह की सीटें, मुझे लगता है कि एक बड़ी लिस्ट आने वाली है बस 24 घंटे के अंदर। अभी चुनाव समिति की बैठक चल रही, इसमें मोटा मोटी सब कुछ फाइनलाइज किया जाए। मोटा मोटी क्या, ये फाइनलाइज हो ही जाएगा लगभग। जिन सीटों पे कुछ थोड़ी सी अभी भी किंतु परंतु है, सिर्फ उसे छोड़कर मैक्सिमम सीटें आज फाइनल कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, एक बार सब कुछ तय हो जाता है फिर तो है कि वो जाते हैं लिस्ट लेके, फिर वो प्रिंट कराते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, फिर तब वो मीडिया को सबमिट किया, वो सार्वजनिक किया जाता है उसे। आजकल तो अपने अपने ट्विटर हैंडल पर लगाने का ट्रेंड है। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, बीजेपी सेंट्रल मीडिया टीम है, वो अपने ट्विटर पे तुरंत डाल देती है। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आज शाम को अगर बैठक होगी तो आज देर रात या कल पहली सूची आ जानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में उन सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है जो पिछली बार इन्होंने जीती थी। पिछली बार जो जहां से जीता है वो लिस्ट क्लियर है कि वो वहीं से लड़ेगा। इस बात को लेकर कोई नहीं है। सारी बातचीत उन सीटों को लेकर होनी है कि जहां पे ये पिछली बार दूसरे या कुछ बहुत कम सीटों पे ये तीसरे चौथे स्थान पे रहे थे, तो उससे लेकर सारी बातचीत होनी। जी कुछ बोल रहे? हाँ, बोले 32 सीटें ऐसी हैं, क्योंकि बाकी तो करीब 46-47 सीटें उनके पास हैं। तो बिल्कुल, और उससे तो कोई बातचीत होनी नहीं है। वो तो जहां पे कांग्रेस जीती, कांग्रेस को मिल रही है, जहां जेएमएम जीती, जेएमएम को मिल रही है, जहां आरजेडी जीती, आरजेडी को मिल रही है। उसी तरह बगोदर सीट जहां पे लेफ्ट जीता, वहां लेके कोई कंफ्यूजन नहीं, उन्हें तो उन्हें ही देना है, विनोद सिंह को ही। तो इस तरह की सीटों को कोई लेके कोई कंफ्यूजन है। बस सिर्फ 30-32 जो सीटें हैं उन पे चर्चा करनी है और सारा न्यूज वहीं से सिर्फ बनना है। बाद में कैंडिडेट, ये हो सकता है कि कैंडिडेट उन सीटों पे क्या होगा। मुझे लगता है कि जेएमएम कम से कम 7 से 8 कैंडिडेट बदलने वाली है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सूचना है। उसी तरह कांग्रेस भी 2 से 3 उम्मीदवार बदलने की चर्चा है, बहुत ज्यादा ये चेंज नहीं करेंगे इस बार भी। तो उसे लेकर ये खबर है। आरजेडी 7 सीटें मांग रही है, उनका भी लगभग क्लियर है। जैसे देवघर की सीट, भले ही वो हार गए थे, लेकिन वहां से संजय यादव लड़ेंगे। माफ कीजिएगा, संजय पासवान नाम है उनका, देवघर की सीट, वो लड़ेंगे। गोड्डा की सीट है, वहां से संजय यादव थे, तो उनका लड़ना लगभग तय है। तो जो इन्हें सीटें मिलेंगी उसमें से ही मैक्सिमम सीटें तय है। बहुत कम ऐसी सीटें हैं, कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 10-12 ऐसी सीटें हैं जहां पे कोई कन्फ्रंटेशन या उस पर बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत है। बाकी सब क्लियर है महागठबंधन के अंदर भी, और इन्होंने अपना सारा कुछ क्लियर कर ही लिया है। सीट समझौता कौन सी पार्टी को कितना मिलेगा वो सब क्लियर है। सिर्फ चिराग पासवान वाली सीट को मैंने बताया था कि वो चूंकि विदेश में है, उनसे सिर्फ एक कंसल्टेशन लेना है। वो हेमंत बिश्व शर्मा ने भी यही कहा कि एक सीट जो उन्हें देनी है, सिर्फ बातचीत करनी है कि भाई तुमको ये है। तो बहुत ज्यादा बंटवारे को लेकर
और सीटों पे बातचीत को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, महागठबंधन में थोड़ा सा कुछ सीटों को लेकर विवाद है, लेकिन मुश्किल से 4-5 ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर चर्चा की जा रही है और की जा सकती है। जैसे एक तोरपा वाली सीट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का उस पर दावा है कि जो गुड़िया जी थे, सुदीप गुड़िया, वो पिछली बार हारे थे, लेकिन प्रदीप बलमुचू यहाँ इस बार तोरपा से लड़ना चाहते हैं, उसे लेकर एक बातचीत होनी है। उसी तरह कुछ ऐसी सीटें हैं जहां एक्सचेंज होना है, जैसे मांडू के बारे में कहा जा रहा है कि वहां पिछली बार जेएमएम लड़ा था, हमेशा से लड़ रहा है, लेकिन चूंकि जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हुए तो हो सकता है उस सीट को लेकर चर्चा हो। इस तरह कुछ सीटों को लेकर, लेकिन बहुत कम है, वो 4-5 ऐसी सीटें हैं जहां पे सिर्फ कन्फ्रंटेशन है, बाकी मोटा मोटी सब लगभग तय है। जी, तो भाजपा की हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि चुनाव में दोनों चरणों के बीच में सिर्फ 6 दिन का गैप है। 13 नवंबर को पहला फेज है, 20 नवंबर को दूसरा फेज है, तो बीच में 6 दिन है। तो मुझे नहीं लगता कि अब चरण के इतना कम समय है। आज 15 तारीख को घोषणा हुई है और 13 को पहले चरण का मतदान है, तो अब देख लीजिए कितना कम समय है। तो मुझे आप ठीक कह रहे हैं कि जो सूची आएगी वो मैक्सिमम की आ जाएगी और जो बची होगी वो भी ज्यादा दिन लगेंगे नहीं उसको। लेकिन बात हम लोग कर रहे थे कि आज जो जिस तरह का चुनाव चल रहा है, और हिमंता जो शर्मा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल था, जो मीडिया से वो कह रहे थे कि करीब 70 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, तो सीटों के बंटवारे में अभी तक कोई क्लैरिटी आई कि आजसू को कितनी सीटें फाइनली गई हैं, जेडीयू को कितनी फाइनली गई हैं? नहीं, सारी बातें हो गई है, उसके बाद ही इन्होंने कहा कि लगभग 70 सीट। आप जोड़ लीजिए ना, जेडीयू 2, 1 लोजपा, 2-1 3 हो गई, 9 सीटें बताई जा रही है आज, चूंकि 9 या 10 हो सकती है, ज्यादा ज्यादा 10। हम अब चूंकि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हम नहीं कर सकते हैं, तो 10-3 13 हो गया। 81 में से 13 घटा दीजिए तो वो जो बचता है वो 70 के करीब ही है। तो इसलिए आज उन्होंने कहा कि करीब 70 के करीब सीटों पे, तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि वहां कोई विवाद वाली बात है। 2 से 3 राउंड की बैठक हो चुकी है सुदेश महतो के साथ, जेडीयू के साथ तो क्लियर हो गया सारा कुछ। 2 से 3 दौर की बैठक हो चुकी है और मोटा मोटी वहां भी फाइनलाइज हो चुका है, यहां तक कि इन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी फाइनलाइज कर लिए है। आजसू ने भी पूरी लिस्ट बता दी है कि हम इस सीटों पे किसको किसको लड़ाने वाले हैं। अगर एक आध सीट को लेके अगर कहीं कुछ है भी, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा विषय है, बातचीत हो जाएगी। इस बार दोनों पॉजिटिव हैं, पिछली बार की तरह अड़ नहीं रहे हैं, दोनों को पता है कि एक दूसरे का हाथ थमे बिना वैतरणी पार नहीं होने वाली, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट मोड में दोनों पार्टियां हैं, भाजपा भी और आजसू भी। भाजपा के बारे में सूचना मिल रही है कि कल रात को भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 सीटों पर अचानक कुछ लोगों के बारे में पड़ताल करानी शुरू की। उसमें जमशेदपुर पूर्वी की सीट भी है, क्योंकि यहाँ अभी तक भारतीय जनता पार्टी को उस कद का कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, खास करके जब से सरयू राय को जमशेदपुर पश्चिम में जदयू को दिए जाने की बात हो रही। 2-3 नाम पर कल अचानक फोन बजने लगे और इनके बारे में मंगाया जाने लगा, इनका डिटेल भेजिए। क्या लग रहा है कि कुछ सीटों पर अंतिम समय में कैंडिडेट जो पहले से तय थे उनको बदला जा सकता है? जी, थोड़ा सा तो मुझे भी इस बात की जानकारी है, कुछ सीटों को लेकर हलचल है। देखिए, बहरागोड़ा, जमशेदपुर और जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी दोनों सीट, ये 3 सीटों को लेकर कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की बात हो रही थी। अब वो कॉम्बिनेशन क्या है ये मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है, अभी शायद देना भी उचित नहीं होगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन को लेकर बातचीत चल रही थी कल से लेके। उसी तरह कुछ और सीटें, जैसे अंतिम समय में आप देखिए जमुआ में केदार हाजरा को फिक्स माना जा रहा था, लेकिन कल जो रविदास है, सुकर रविदास, बहुत पुराने जनसंघी हैं, उनकी बेटी है डॉक्टर मंजू, उन्हें अंत समय में शामिल करा लिया गया। तो अंत समय में शामिल कराने का मतलब यही लोग निकाल रहे हैं कि लगता है कि वो टिकट की बातचीत करके आए हैं। तो ये लास्ट मोमेंट का चीज था, उससे पहले सब कह रहे थे कि लगभग फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी जो लास्ट जो बोलते हैं ना कि लास्ट टचअप जो देना होता है वो दिया जा रहा है। मैक्सिमम सीटों पे सब कुछ हो गया है तय, लेकिन जिन सीटों को लेके अभी भी चर्चा का दौर जारी है, जहां पे गंभीर मंथन हो रहा है, वो देखिए केदार हाजरा के बारे में एक चीज और था कि वो लगातार 2-3 बार से जीत रहे थे, उन्हें हाई एंटी इनकम्बेंसी थी उनके खिलाफ, वहां के कैडरों में भी नाराजगी थी और वो पैरवी बड़े बड़े नेताओं की भी नहीं सुन रहे थे। मतलब मुझे ये जानकारी है कि बाबूलाल मरांडी या रांची से भी किसी ने पैरवी किया कुछ काम के लिए तो वो सुन नहीं रहे थे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा उनका निगेटिव मार्किंग था, लेकिन विकल्प लोग तलाश रहे थे, विकल्प मिल गया, उन्हें शामिल करा लिया। कुछ और सीटें हैं इस बारे में चूंकि अभी डिस्क्लोज करना इसलिए उचित नहीं होगा कि अब पार्टी का प्रोसेस है, अपना चल रहा है,
लेकिन देखिएगा अगले 24 घंटों में कुछ बड़ी खबरें आप तक जरूर पहुंचेंगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ये मुझे संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी हालत में ये नहीं चाहती कि उससे कोई गलत फैसला हो जाए और कोई गलत फीडबैक के आधार पर कोई ऐसे कैंडिडेट को हम लोग भेज दो जो चुनाव जीत ना पाए। इसलिए जहां एक तरफ सीटों को फाइनल करने की बात हो रही है, उम्मीदवारों की सूची बन रही है, वहीं भाजपा ये भी देख रही है कि कोई कैंडिडेट हमारा ऐसा तो छूट नहीं गया जो चुनाव जीतने की सामर्थ्य रखता हो। तो ये लग रहा है कि भाजपा इस बार बहुत सीरियस है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, क्योंकि दोनों ही पार्टियां पिछले 4 महीने से इलेक्शन मोड में चल रही हैं। इधर से जेएमएम भी सरकार आपके द्वार और मैया सम्मान यात्रा के नाम पर ये चुनावी यात्रा ही चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है। मुद्दे सरकार के खिलाफ काफी हैं इस बार, बहुत ज्यादा मुद्दे हैं। कल चुनाव प्रबंध समिति की भी बैठक हुई थी, बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की रांची में बैठक हुई थी। उसमें बहुत सारी बातें पे चर्चा की गई कि हम कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, कैसा प्रबंधन होगा वगैरह। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि सामने निकल कर आई हैं, हालांकि सूत्रों के हवाले से है, वो ये है कि इस बार रोटी, बेटी और माटी, ये बीजेपी का नारा होगा जी। मतलब रोटी भी देंगे बेरोजगारों को लेकर, बेटी की इज्जत की रक्षा, जैसे ये लव जिहाद के मामले और इस तरह का जो बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या वगैरह जो बहु बेटियों के साथ छेड़छाड़ करें तो उसकी भी इज्जत रखेंगे। और माटी, झारखंडी अस्मिता, इसे भी लेकर चलेगी। लोकल देखिए, बीजेपी पे हमेशा ये आरोप लग रहा था ना कि ये बाहर की, तो उन्होंने अपने जो पूरा जो वेशभूषा है वो इस बार लोकल रखने की कोशिश की है। माटी से एक और समझिए, इस बार चुनाव जो होने वाले हैं, कल ही चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में बातचीत कर रही थी कि बहुत ज्यादा हम सोरेन परिवार पे अटैक नहीं करेंगे, उससे बहुत ज्यादा हमें फायदा नहीं मिलता, तो हम विधानसभा स्पेसिफिक मुद्दों की तलाश करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताता हूं, मान लिया कि वो अगर कोई जाता है पोटका, तो वहां ये कहेगा कि भाई 2011 में चंपई जी ने एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखी थी, क्यों नहीं बना? तो इस तरह के मुद्दे हर विधानसभा के लोकल मुद्दों को लेकर ये मोमेंटम बनाने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो ऊपर के जो नेता हैं वो अपना स्टेट करेंगे ही, नैरेटिव जो भी राष्ट्रीय है, जो कि शहरों में ज्यादा अपील करती है। तो इस तरह से इस बार कोशिश ये रहेगी कि हम व्यक्ति पर प्रहार करने के बजाय हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ें और उस तरह के हम नैरेटिव करें। रोजगार क्यों नहीं मिला, कितने लोगों को पक्का आवास मिला, नौकरी कितने लोगों को मिली, क्या हुआ आदिवासियों का, बालू का कितना अवैध उत्खनन हुआ, इस तरह के मुद्दे देखिएगा इस बार ज्यादा छाएंगे। जी। कल हेमंत सोरेन ने कैबिनेट में फैसला किया कि मैया सम्मान योजना की राशि हम लोग बढ़ा देंगे और 2500 कर देंगे। बीजेपी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो गोगो दीदी योजना लाएंगे, 2100 रुपए की सम्मान राशि देंगे। तो इसको आनन फानन में जेएमएम की सरकार ने बढ़ाकर 2500 करने का फैसला किया। क्या इस कदम का कुछ फायदा बताओ आपको दिखाई दे रहा है, या फिर ये सिर्फ चुनावी एक नारा है जो सरकार अगर बनती है तो उसके बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ना, बोली लगाई जा रही है झारखंड में 1000, दूसरा 2100, तीसरा 2500, मतलब कितने में बिकोगे? जी। जनता बहुत होशियार है। जनता ये जानती है कि अंतिम कैबिनेट में जो फैसला हुआ है वो लागू ही नहीं हो सकता, क्योंकि कल कैबिनेट का फैसला है, आज से आदर्श आचार संहिता लग गई, तो कैबिनेट सरकार कैसे लागू करवा सकेगी? वो तो देना तो है नहीं, जारी नहीं होगा। ये तो यही समझने वाले जैसे हम और आप जानते हैं, सरकारी प्रक्रिया के जो फैसले होते हैं उसके बाद सरकार उसका संकल्प जारी करती है। तो संकल्प तो जारी हुआ नहीं तो ये फैसला लागू होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक संदेश तो जनता को देना था, तो इन्होंने किया उसको। नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात को ये सम्मिलित करती है या नहीं? कैबिनेट का फैसला क्या होता है? वो तो नल एंड वॉइड हो गया आज के बाद से। तो एक दिन के लिए तो नैरेटिव बिल्डअप का काम था। अगर वाकई अपने संकल्प पत्र या जो कि घोषणा पत्र जो बोलते हैं कि हम ये करेंगे, उसमें अगर शामिल किया तब महत्वपूर्ण है। नहीं तो इस कैबिनेट का तो कोई मतलब है नहीं कि कैसे देंगे आप। कल कैबिनेट का फैसला हुआ, आज आचार संहिता लग गई, तो मिलना तो है नहीं। बिल्कुल, लोगों को ये टेक्निकल बात समझना होगा कि कैबिनेट के फैसले का महत्व नहीं है। बोलिए जाके जेएमएम और कांग्रेस को कि 2500 इंक्लूड कर, दोनों को। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेएमएम करे और कांग्रेस नहीं करे, और आरजेडी को भी, क्योंकि आप भी साथ लड़ रहे हैं जी। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जेएमएम बोल दे 2500 तो कांग्रेस 3200 बोल दे और आरजेडी जाके 4700 बोल दे, पता ही नहीं चलेगा कि दे कितना रहे हैं। तो इसमें कम से कम सामंजस्य होना चाहिए। तो पहले चरण में जो 43 सीटों की घोषणा की गई है उसमें से आप
2/3 हिस्सा कवर कर चुके हैं एक पत्रकार के रूप में घूमकर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान। इन 43 सीटों में भाजपा को आप कितनी सीटों पर मजबूत देखते हैं? इंडिया अलायंस को कितनी सीटों पर मजबूत देखते हैं? देखिए, कुछ सीटें ऐसी है जहां पे जीत की संभावना बहुत अधिक है, कुछ सीटें ऐसी है जहां कड़ा संघर्ष है, कुछ ऐसे जो फॉरगॉन कंक्लूजन है कि नहीं जीत सकती बीजेपी, जैसे चाईबासा नहीं जीत रही है, मनोहरपुर नहीं जीत रही है। ये सब मैं कैसे कह दूं? आज की तारीख में खरसावां भी नहीं जीत रही है भाजपा। देखिए, इसी स्पष्ट बोलने के चलते तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो पहले ही बोल देता है कि हार रही है। अरे भाई, जब जमीन पे जाके देख लिया कि मनोहरपुर में वो जो जगत मांझी जो है वो स्ट्रांग है, तो मैं कैसे कह दूं कि आप जीत रहे हैं? दिख ही नहीं रहे दूर दूर तक काम। चाईबासा में कैसे बोल दूं दीपक बिरुआ का? तो कुछ सीटें मैं ये करा, और कुछ सीटें ऐसी है जिसमें वाकई इनके अच्छे चांसेस हैं जीतने के। जैसे शहरी सीटें आप देख लीजिए, चक्रधरपुर भी इस बार बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि वहां सुखराम उरांव के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। जो खरसावां जो विधायक है, उनके जो भाई हैं विजय गगरई, वो भी लड़ने पर आमादा हैं। तो बहुत सारा अंदर ही अंदर वहां पे विवाद है, और यहाँ एक स्पष्ट चेहरा है कि भाई सामड़ को ही देना है, जो कि इससे पहले लक्ष्मण गिलुआ की जो पत्नी थी उन्हें पहले ही मना कर दिया गया है, करीब देखिए 20 दिन पहले मना कर दिया कि देखिए आप ज्यादा उम्मीद मत पालिए, क्योंकि हमने इस बार फैसला किया। तो वहां बहुत ज्यादा विवाद की अब संभावना नहीं है। बीजेपी बहुत सारे लोगों को इसलिए शुरू में ही घोषित कर दे रही है नाम, ताकि विवाद भी हो ना, तो उसको 10 से 15 दिनों के अंदर किस तरह मैनेज कर ले, और इस बगावत को ऐसा बढ़ने दे कि लोग निर्दलीय खड़ा हो जाए या बागी के रूप में खड़ा हो जाए। हरियाणा में सेम यही रणनीति अपनाई थी। जब टिकट बटा था तो अचानक देखो कि बहुत हंगामा हो रहा है, फिर धीरे धीरे जाके नायब सैनी भी जाके मिले, आरएसएस के लोगों को भी लगाया गया, दूसरे लोगों को भी, जितने इनके पास रिसोर्सेस थे उसको टोन डाउन करने की कोशिश की गई। और टोन डाउन करने का परिणाम क्या हुआ कि बीजेपी के बहुत कम बागी वहां पे चुनाव में थे, वहीं कांग्रेस के कम से कम 20 सीटों पे मजबूत बागी उम्मीदवार खड़े थे, और इसका चुनाव परिणाम पे बहुत असर पड़ा। तो ये बीजेपी की रणनीति यहां भी यही है, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में भी इन्होंने यही किया था। जल्दी कैंडिडेट घोषणा कर दो, जितना हंगामा है 10-15 दिनों में उछल कूद सब कुछ मचाने दो, फिर धीरे धीरे उसको पेसिफाई करना शुरू कर दो, ताकि जब चुनाव का समय आए तो एक टीम, एक यूनिट के रूप में लगे। बीजेपी की समस्या ये नहीं है, झारखंड में बीजेपी की समस्या है प्रदेश स्तर के नेताओं का ईगो। इसे हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज जी कैसे टैकल करते हैं? रघुवर की सरयू से नहीं बनती, रघुवर की अर्जुन मुंडा से नहीं बनती, अर्जुन मुंडा की इनसे नहीं बनती, मधुपुरा से नहीं बनती, तो कोई बाबूलाल मरांडी अपना गुट लेके, इस तरह ये जो प्रॉब्लम है ना, इसे टैकल करने में इन लोगों को ज्यादा मेहनत लगेगी। और अब सार्वजनिक है, ऐसा नहीं कि कोई दबी छुपी बात है। तो इन लोगों को बैठाकर कैसे किया जाएगा? एक कल रणनीति बन रही थी, जो बातचीत चल रही थी बैठकों में, वो ये कर रही थी कि कोल्हान में हम सारे आदिवासियों की एक जनसभा कराएंगे, सारे आदिवासी नेताओं की, जो भी बड़े हैं। उस मंच पे अर्जुन मुंडा भी रहेंगे, उस मंच पे मधु कोड़ा भी रहेंगे, उस मंच पे चंपई सोरेन रहेंगे, बाबूलाल मरांडी रहेंगे, और सब एक साथ हाथ उठाकर कहेंगे हम एक हैं। तो ये मैसेज देने की कोशिश, कल इस पर भी चर्चा हुई है काफी देर तक, ये कर सकते हैं क्या? तो बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे निकल के आएंगी सामने। क्योंकि पिछली बार भी कोल्हान और संथाल ही भाजपा को उसने सत्ता से बाहर कर दिया था। कोल्हान में 14 सीटें हैं, 18 सीटें संथाल परगना में, कुल 32 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। और संथाल में देखिए ना, संथाल में भी यही समस्या है, निशिकांत दुबे की किसी विधायक से नहीं पट रही है अपने संसद में। उनकी सारथ में रणधीर सिंह से भी लड़ाई है, ये राज पालीवाल साहब से भी लड़ाई है, नारायण दास का भी विरोध कर रहे हैं, अमित मंडल है, सुना है उनसे भी नहीं पट रही है। तो भाई किसी न किसी से तो आपको पटनी है ना, अगर किसी से नहीं पट रही तो आप अपनी सोचो। तो इस बात को लेकर, और ये सारी बातें केंद्रीय आलाकमान से लेकर सबको पता है। कुछ तीसरा जो समस्या वो है कि जिसकी मैं अक्सर चर्चा करता हूँ, रांची लॉबी, मतलब कि ये जाते हैं और डिक्टेट करते हैं, तो उसको लेकर भी चर्चा हुई। फिर चर्चा ये हुई कि चुनाव के दिन बैठक रख लेते हैं, कल सुबह इलेक्शन है, आज सारे कार्यकर्ताओं को जुटा के भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं। अब भाई वो गांव जाके मैनेज करे, वो पर्चियां बांटे, बूथ देखे कि आपका भाषण सुने कि बूथ मैनेजमेंट कैसे करना है, तो इस बात को भी लेके देखिए, अंतिम मोमेंट पे नहीं कुछ होगा। तो छोटी छोटी बहुत सारी बारीकियों को लेकर कल भी चर्चा हुई है प्रबंध समिति की बैठक में, कि कैंपेन कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, इस पे भी चर्चा हुई है। और हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज जी दोनों बहुत ध्यान से सुन रहे थे सारी बातों को। जी, तो चलिए पंकज जी, आज की चर्चा यही खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हो सकता है फिर एक बार हम लोग साथ में बैठे और चर्चा करें, जब एक बार सूची सामने हमारी आ जाती है तो एक बार फिर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।
नमस्कार।